जय हिंद। आज देखेंगे हम क्लास 9 का टॉपिक है, पहला चैप्टर पदार्थ और हमारे आसपास के पदार्थ। तो चैप्टर का नाम है आपका हमारे हमारे आस पास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या गुण होता है, इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है और पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड केवल दो चीज से मिलकर बना है। इसमें से पहला होता है आपका द्रव्यमान और दूसरा होता है आपका ऊर्जा। बस इसी दो चीजों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड हमारा बना है, पहला द्रव्यमान और दूसरा ऊर्जा। तो द्रव्यमान और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें पदार्थ क्या होता है, उसके बाद से द्रव्यमान क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। इसको बारी बारी से समझेंगे परिभाषा के हिसाब से। तो देखिए पदार्थ हम किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, पदार्थ या मैटर। पदार्थ या मैटर, इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ किसे कहेंगे, उधर कह वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं वो कहलाती हैं आपका पदार्थ। वे सभी वस्तुएं जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, इसमें कुछ ना कुछ भार है और कुछ ना कुछ स्थान ये भी घेरा है, ये हो जाएगा आपका पदार्थ। ठीक, अब देखिए मान लीजिए किसे हम पदार्थ कहेंगे किसे नहीं कहेंगे, उसका पदार्थों का अलग अलग गुण होता है। ठीक, तो पदार्थों गुण में क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक ईंट है, एक मान लीजिए हम बर्फ ले लेते हैं। ठीक, दोनों ही पदार्थ है, दोनों का एक द्रव्यमान होता है, दोनों जगह घेरते हैं। तो इनका गुण क्या होता है, देखिए पदार्थ का पहला गुण होता है इसके अणु निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थों के अणु निरंतर गतिशील रहते हैं। जब हम पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो हम बताएंगे आपको ठोस अवस्था में कैसे उसके अणु होते हैं, द्रव अवस्था में क्या होता है और गैस अवस्था में। ठीक, अब आगे समझिए। जो मान लीजिए हम कोई पदार्थ ले रहे हैं, इसमें अनेक अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसके प्रत्येक अणु एक दूसरे अणु को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, इसीलिए जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इनके अणुओं के मध्य एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। मतलब पदार्थों के अणुओं के मध्य जो बल लगता है जिसके कारण वो जुड़े रहते हैं वो कहलाता है आपका अंतरा आणविक बल। इनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और पदार्थ की सभी अवस्था में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था में, उसमें थोड़ा सा जगह होता है उनके कणों के बीच जो खाली जगह होता है। पदार्थ की कोई अवस्था या ठोस रहे या द्रव या गैस रहे, उनके बीच खाली स्थान जरूर रहेगा। ठोस में रहेगा तो उसमें नगण्य रहेगा, द्रव में उससे ज्यादा और गैस में बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक, द्रव इसमें कणों के जगह खाली स्थान होता है और अंतरा आणविक बल लगता है। इसका हो गया बेसिक। देखिए अब पदार्थ समझ आ गया कि पदार्थ वो होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है, तो क्लास 9 में केवल 3 अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जब 11 जाएंगे तो पढ़ेंगे आप 5 अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा भी होता है। तो ये अभी आपके ठोस में केवल ठोस है, द्रव है, गैस है, केवल ठोस, द्रव और गैस पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ की अवस्था मतलब किस किस स्टेट में रह सकता है। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, इसमें से पहला होता है आपका ठोस अवस्था, दूसरा होता है आपका द्रव अवस्था, तीसरा होता है आपका गैस अवस्था। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है समझना। ठोस अवस्था किसे कहेंगे, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था उसे कहेंगे जिसमें उस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित तरह हो जाएगा आपका ठोस अवस्था। किसी पदार्थ की जिसमें
और उसकी आकृति और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, मतलब किसी भी स्थिति में बदले नहीं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसकी आकृति निश्चित है, इसकी आयतन भी निश्चित है। मान लीजिए कोई बाल्टी है, उसकी भी आकृति निश्चित है, उसकी भी आयतन निश्चित, उसके अंदर एक निश्चित मात्रा में पदार्थ आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो ठोस अवस्था में कौन कौन से पदार्थ आएंगे, इसमें आकृति और आयतन, आकृति मतलब किस आकार का है और उसमें कितना सामान आ सकता है, तो उसे कहते हैं हम आयतन। तो इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहेगी, वो हो जाएगा आपका पदार्थ की ठोस अवस्था। इसके बाद आता है पदार्थ की द्रव अवस्था, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड। लिक्विड लिक्विड तो लिक्विड कहेंगे, देखिए ठोस अवस्था हो या द्रव अवस्था हो या गैस अवस्था हो, तीनों में बस आकृति और आयतन पर ही निर्भर करेगा इसका। तो इसमें अगर हम इसकी आकृति देखें और इसकी हम आयतन देखें तो देखिए आकृति तो अनिश्चित होती है, इसकी अनिश्चित, और इसका आयतन होता है आपका निश्चित। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, उसको जिस बर्तन रखें वो उसी आकार का हो जाएगी, लेकिन उसकी आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए अब 1 लीटर पानी को आप किसी गिलास में रखते हैं तो उसके आयतन अलग हो जाएगा, बाल्टी में रखते हैं तो अलग हो जाएगा। उसकी आकृति हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन उसका जो आयतन रहेगा, 1 लीटर पानी रहेगा वो 1 ही लीटर रहेगा, उससे ज्यादा बढ़कर नहीं होगा। तो इसकी आकृति अनिश्चित होगी और आयतन निश्चित होगा, ठीक। और गैस अवस्था में क्या होगा, इसकी आकृति और आयतन, इसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित रहेगा, दोनों में कोई निश्चित नहीं होगा। गैसों के बहुत दूर दूर होता है, ना उनकी आकृति निश्चित होती है ना ही उनकी आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं हम, जो शुरू में आपको बताए थे द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान और भार क्या होता है, द्रव्यमान और भार। देखिए आगे समझते हैं। द्रव्यमान और भार क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा। वेट एंड मास। देखिए द्रव्यमान और भार किसे कहेंगे, तो द्रव्यमान वो होता है किसी भी वस्तु के अंदर स्थित उसके संपूर्ण परिमाण को हम कहते हैं उसका द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए मार्कर है 10 ग्राम का, 10 ही ग्राम का रहेगा, जहाँ कहीं पर भी ले जाइए, तो किसी वस्तु के संपूर्ण परिमाण को हम कहते हैं द्रव्यमान। और जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे कहते हैं हम भार। जैसे हम इसको मार्कर गिराए तो जिस बल से नीचे गिरेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो नीचे गिरेगा। तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे कहते हैं हम उसका भार। भार अलग अलग, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर ध्रुव पर आएंगे तो उसका भार अलग रहेगा, और जाएंगे उसको अगर विषुवत रेखा पर, उस पर अलग लगेगा। तो मतलब अलग अलग माध्यमों में भार बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु 1 किलो का है तो उसको असमान में कहीं पर ले जाइए वो 1 ही किलो का रहेगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु के संपूर्ण परिमाण को हम कहते हैं द्रव्यमान, और भार किसे कहेंगे, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती हो जाता है आपका भार। ये होता है द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज होता रहता है, अलग अलग स्थानों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन भार परिवर्तित हो सकता है, यही उसका मेन डिफरेंस होता है। अब देखिए एक फार्मूला होता है W बराबर mg, ठीक, इसको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। W मतलब होता है किसी भी वस्तु का भार, किसी भी वस्तु का भार, और m का मतलब होता है किसी वस्तु का उसका मास यानी कि द्रव्यमान, और g का मतलब होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान से देखिए। W का मतलब होता है भार, m का मतलब होता है द्रव्यमान, और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए किसी भी वस्तु को जो हम ऊपर से गिराएंगे तो उसका कुछ ना कुछ भार तो होगा ही, 1 किलो तो कुछ भी ना कुछ भार होगा, और कुछ ना कुछ वेग से वो पृथ्वी उसको खींचेगी, 5 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर प्रति सेकेंड, कुछ ना कुछ उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो कितना भार कैसे पता करेंगे हम कितने भार से पृथ्वी उसको खींच रही है, तो जो उसका द्रव्यमान होगा और जो उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगा होगा, जब उसका दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका भार। इस तरह हम कह सकते हैं W बराबर होता है mg, यानी कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। द्रव्यमान बराबर भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर g का मान हम क्या रखेंगे, देखिए
अगर क्वेश्चन में जी का मान कुछ नहीं दिया होगा तो हम रख देंगे 10। अगर दिया रहेगा जी बराबर 9.8 ही रखेंगे। ठीक, ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रा याद रखिए। ठीक, अब देखिए अब हम समझेंगे क्या होती है एनर्जी और क्या होता है कार्य। कार्य और ऊर्जा के बारे में समझ रहे हो। इसके आगे कार्य और ऊर्जा हेडिंग है तो उसको समझते हैं। देखिए देखिए हम आपको बता रहे थे द्रव्यमान और ऊर्जा। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध आपको बताया अभी को होता है आपका W बराबर mg। मतलब द्रव्यमान, किसी वस्तु पर भार निकालना हो तो उसका द्रव्यमान और उसे गुरुत्वाकर्षण से पूरा कर दीजिए। अब इसके बाद हम समझते हैं कार्य और ऊर्जा, इन दोनों में क्या अंतर होता है। कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य का मात्रा क्या होता है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। ध्यान से देखिए, कार्य किसे कहेंगे। कार्य भौतिकी में कार्य होना तभी माना जाएगा जब उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ हो। मतलब ये कि अगर कोई वस्तु बिंदु ए से चलकर बिंदु बी तक जाती है और बिंदु बी से पुनः ए तक चली जाती है तो उस वस्तु द्वारा किया कार्य शून्य होगा। क्यों? उस पहले उसकी स्थिति ए पर थी, पुनः ए पर आ गई तो उसने कोई भी कार्य नहीं किया। कार्य का मतलब ये होता है कि उस वस्तु की स्थिति में उसकी गति की दिशा को उसका विस्थापन होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं W बराबर होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल को हम दर्शाते हैं F से, ठीक, गुणे उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। अब विस्थापन को हम दर्शाते हैं D से, ठीक। मतलब कि बल अगुणे विस्थापन। कार्य कब होना माना जाएगा, जब किसी भी वस्तु पर बल उसकी गति की दिशा में लगाया जाएगा और उस वस्तु की स्थिति में विस्थापित हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कार्य। कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन। ठीक, समझ आ गया इतना। W बराबर F गुणे D। और कार्य को हम कितने भागों में बांटते हैं, ध्यान से देखिए। कार्य को हम बांटते हैं दो भागों में। एक होता है आपका धनात्मक कार्य, एक होता है आपका ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य किसे कहेंगे, धनात्मक कार्य किसे कहेंगे, ऋणात्मक कार्य। ध्यान समझिए, धनात्मक कार्य वो होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं धनात्मक कार्य। जैसे मान लीजिए कोई एक पिंड है, इस वस्तु पर हम लगाते हैं बल, तो मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक आ जाता है तो देखिए इस वस्तु पर बल इस साइड इस दिशा की ओर लगाया गया और इस वस्तु में विस्थापन भी इसी दिशा की तरफ हुआ तो ये हो जाएगा आपका कार्य। क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम बल लगाते हैं इधर और विस्थापन होता है इधर तो हो जाएगा आपका ऋणात्मक कार्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस वस्तु की गति के दिशा में ही विस्थापन होता है हो जाता है आपका धनात्मक कार्य। और जब उसके विपरीत विस्थापित होता है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक कार्य। और जब उसी पिंड पर आ जाता है तो उस समय कोई भी कार्य नहीं होता है, उस समय होता है जीरो, शून्य कार्य होता है। अब समझिए कार्य समझ आएगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन है, W बराबर F गुणे D। इतना समझ लिए। अब देखिए कार्य किसी कोणीय अक्ष पर भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पिंड, मान लीजिए कि किसी पिंड पर, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक, कोई पिंड A है और कोई पिंड B है। यहाँ से मान लीजिए किसी अक्ष पर, मतलब किसी कोण पर हम बल लगा रहे हैं, इस पर मान लीजिए पिंड A से B तक यहाँ तक आ गई और किसी कोई वस्तु कोणीय वेग पर मतलब विस्थापित हो रही है तो उस स्थिति में कार्य का फार्मूला होता है आपका W बराबर F S cos थीटा। थीटा का मान लेते हैं हम cos में, और देगा 30 अंश तो cos 30 अंश का मान रख देंगे, 45 देगा तो cos 45 अंश का, 60 देगा तो cos 60 अंश का मान रख देंगे और 90 देगा तो cos 90 अंश का। तो अगर सिंपल बात करेगा तो W बराबर F गुणे D बल गुणे विस्थापन। यदि किसी एंगल पर होगा तो W बराबर F S cos थीटा, बल गुणे उस दिशा में परिवर्तन, उस वस्तु की दिशा में विस्थापन और कितने डिग्री पर होकर रहा है उसे उसका उस अंश का मान रख देंगे, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक, अब देखिए आगे। देखिए अब कार्य का मात्रा भी होता है आपका जूल। कार्य का मतलब क्या होता है आपका जूल। और देखिए ऐसे ही हम समझ लेते हैं ऊर्जा। देखिए कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। हम कितना कार्य कर सकते हैं उसे कहते हैं ऊर्जा।
तो कार्य करने से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिना कार्य के ऊर्जा उत्पन्न तो होगी नहीं। इसीलिए जो मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक ऊर्जा का हो जाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल हो जाता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है, जूल ही होता है। अब आगे समझते हैं हम। देखिए अब आयतन किसे कहते हैं वो समझते हैं हम। आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम कहते हैं उस वस्तु का आयतन। कोई भी वस्तु रहेगी वह जितना स्थान घेरेगी वो कहलाया जाएगा उसका आयतन। और घनत्व होता है, देखिए आयतन समझ आ गया कि जितना स्थान वस्तु घेरेगी वो आपका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। और होता है फार्मूला डी बराबर एम बट्टे भी। डी बराबर एम बट्टे भी, जहां पर डी का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी और डेंसिटी को हम कहते हैं घनत्व। ठीक, तो घनत्व बराबर क्या होता है? एम बट्टे भी, द्रव्यमान बट्टे उसका आयतन। उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है और वो वस्तु कितना कितना जगह घेरी है, जब उसका हम अनुपात निकालते हैं तो निकालता है हमारा घनत्व कि उसका घनत्व कितना है। समझ आ गया ना? डी बराबर क्या होगा? एम बट्टे भी। और किसी वस्तु का घनत्व कितना हमें प्राप्त करना हो तो देखेंगे कि वो वस्तु कितना स्थान घेर रही है और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। इस तरह करके हम घनत्व का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आयतन और घनत्व समझ गए होंगे। देखिए कोई वस्तु जितना स्थान घेरेगी वो कहलाया जाएगा आपका आयतन, और किसी वस्तु के वो कितना उसका द्रव्यमान है और कितना जगह घेरती है, जब उसका अनुपात कर देंगे तो निकल जाएगा आपका घनत्व। देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ, पदार्थ की अवस्था है, उसके गुण क्या क्या गुण होता है, उसको हम एक चार्ट में आपको एक बार फिर समझा देते हैं क्या क्या होता है। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, ठोस, द्रव और गैस। इसमें आयतन इसका क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक, इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। इसका आयतन निश्चित होगा, इसका आयतन निश्चित नहीं होगा। ठीक, और इसका आकार देखेंगे हम, अगर आकार में, इसका आकार भी क्या होगा? निश्चित होगा। आकार क्या होगा? निश्चित। और इसका आयतन जो द्रव का जो आकार होगा वो क्या होगा? अनिश्चित होगा। देखिए ठोस का आकार क्या होगा? निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा। द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन उसका निश्चित होगा। और गैस में देखेंगे तो और आकार और आयतन दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होंगे, अर्थात उनका कोई आकार ना होगा ना ही कोई उसका आयतन होगा। अब देखिए आगे है बहने का गुण। तो बहने का सबसे ज्यादा देखिए ठोस में बहने का गुण बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का गुण होता है, नगण्य मान लेंगे। द्रव में बहने का गुण होता है लेकिन गैस की तुलना में बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा बहने गुण होता है आपका गैस में, तो उसके बाद उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है ठोस में। तो अगर पूछेगा कि ठोस द्रव अवस्था में सबसे ज्यादा बहने गुण किसमें पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम हो जाएगा आपका ठोस में। इसके बाद है आपका उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? तो देखिए उष्मा का जब किसी भी ठोस को उष्मा देते हैं तो गलना ज्यादा टाइम तक ताप देंगे तभी गलना आराम कर, लेकिन वही जब द्रव को देंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और गैस को देंगे तो और जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए घनत्व। घनत्व का मतलब सिंपल ही होता है कोई वस्तु कितना कम जगह में ज्यादा स्थान घेर ली है उसे कहते हैं हम घनत्व। तो ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं, अतः इसीलिए उनका क्या होता है? घनत्व ज्यादा होता है। द्रव के उससे थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं इसीलिए उनका घनत्व कम होता है, और गैस से एकदम दूर होती है इसलिए उनका घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का, उसके बाद द्रव का, फिर उसके बाद गैस का। अब एक छूट रहा है बहने का गुण। सबसे तेज कौन? सबसे ज्यादा तेज बहता है गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। ठीक, देखिए और जो भी पहले चैप्टर का टॉपिक छूट रहा है, जैसे क्या होता है क्वाथनांक, क्या होता है गलनांक, क्या होता है हिमीकरण, क्या होता है ऊर्ध्वपातन, क्या होता है, वो अगली वीडियो में आएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मोबाइल से अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, इसलिए 20 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं आता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।